वेलकम टू विजडेक्स प्लस डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आप इस वीडियो के यदि पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाएं और विजडेक्स प्लस सर्च करें, पर वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। प्लीज़ इसमें आप कमेंट या फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का कल पीछे हमने दो सवाल छोड़ रखे थे। तो उसका पहला सवाल है कि सत्यपाल मलिक को कहाँ का राज्यपाल पद के लिए नियुक्त किया गया है। ये दो सवाल वो है जो कल अभ्यास के लिए दिए गए थे। ठीक है, तो सत्यपाल मलिक को कहाँ का राज्यपाल, मेघालय का। तो सत्यपाल मलिक जी हैं जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर के भी रह चुके हैं, गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं और बिहार के रह चुके हैं, और अब इन्हें मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है कि गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसे हाल ही समाचार में देखा गया था, वो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, एक तो है देहरादून और एक है गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण है जो कि समर के सीजन में काम करती है, और देहरादून है जो कि विंटर के मौसम में काम करती है। ठीक है, उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, ये ध्यान रखना है। और गंगोत्री नेशनल पार्क है जो कि देहरादून में। ठीक है, अब आज का करंट अफेयर सीरीज का पहला सवाल शुरू होता है। तो इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। इंदिरा रसोई योजना है जो कि पंजाब, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़। तो इंदिरा रसोई योजना है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें क्या होगा कि भाई इसमें एक तो 100 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया है, पहली चीज। ठीक, दूसरा इसमें क्या है कि गरीब को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल जाएगा। पौष्टिक तो कितना होगा ये पता नहीं है, लेकिन 8 रुपए में इनको भरपूर पौष्टिक खाना मिल जाएगा। फिर इनका उद्देश्य क्या है, नो हंगर नो स्लीप। ठीक है, कोई भूख नहीं, बिना भूखे कोई भी नहीं सोएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है, देखो कि इस प्रकार की अक्सर योजनाएं खोली जाती है कम्युनिटी किचन, लेकिन अब इनमें देख कभी कभी क्वालिटी इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि गरीबों को कम से कम एक भोजन तो मिले 8 रुपए में, ताकि उन्हें कम भूखा तो नहीं सोना पड़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शास्त्रीय लोक कला अकादमी की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये 4 आईआईटीज है, इसमें से कौन सी आईआईटीज ने ये इस प्रकार का इनिशिएटिव शुरू किया, अकादमी शुरू की। तो इसका राइट आंसर है जो कि खड़गपुर है। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर ने नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इस प्रकार की इस अकादमी को इस्टेब्लिश किया ताकि बच्चे इनके माध्यम से और बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता की शुरुआत की, जनता की बचत खाता की शुरुआत की। कौन सा पेमेंट बैंक है। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है जो कि फिनो पेमेंट बैंक इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या है, बस यही इसके माध्यम से क्या होगा, डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब यदि सरकार का कोई 1 रुपये आया तो उसको बीच में किसी भी एजेंट के माध्यम से नहीं, सीधा का सीधा सामने वाले व्यक्ति को। तो ये बीच की जो इंटरमीडिएट चेन है, इस चेन को ब्रेक करना है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना। जो सरकार की तरफ से बेनिफिट है सीधा का सीधा जनता को आप पहुंचाओगे। ठीक है, फिर इसमें क्या है, घरेलू परिवार के लिए और डीबीटी लाभार्थी है। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने इस प्रकार के अपने ग्राहकों के लिए, ठीक है, सबसे पहले टारगेट किया जाएगा कम इनकम वाले लोगों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा हेतु किस एजेंसी की स्थापना की। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है किस परीक्षा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या फिर नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, या फिर नन ऑफ अबोव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है, तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में डिटेल दोगे, मैं आपको इसके बारे में कल प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर है अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो एनआरए के माध्यम से क्या होगा, देखो एनआरए क्या करेगा कि बैंकिंग, एसएससी, ठीक है, जो आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे, ठीक है, तो इनका जो सबसे पहला एक प्रीलिम्स टेस्ट होता है। ठीक है, जो सबसे इसका मतलब एक, मान लो कि 1 2 पेपर 1 मतलब प्रीलिम्स का, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू। तो इसमें जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो इसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, एनआरए कंडक्ट करवाएगा। किसके लिए, गैर तकनीक पोस्टों के लिए। ठीक है, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इस प्रकार की पोस्टों के लिए। फिर इसमें तीन अलग अलग स्तर है। कौन कौन से, एक ग्रेजुएशन लेवल का, एक 12th लेवल का, और एक टेंथ लेवल का। ठीक है, तो अब देखो, एक तो नेशनल ये एनआरए हो गया, फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी है।
तो इसमें इसके बाद में देखो IBPS, SSC और रेलवे, क्या इन पोस्टों को खत्म कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि NRA तो केवल और केवल प्रीलिम्स टेस्ट करवा रहा है, ठीक है, CET टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा कंडक्ट करवा रहा है। उसके बाद के जो आगे के प्रोसेस है वो तो यही केवल और केवल यही विभाग करवाएंगे, ठीक है। इसका काम केवल और केवल PT करवाना है, ठीक है। उसके बाद का आगे काम ये डिपार्टमेंट खुद करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में अभी तक इतनी डिटेल्स निकल कर आ रही है। फिर NRA में ये बोलना है कि कम से कम भाई 2 लाख पोस्टों के लिए तकरीबन 3 करोड़ बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह पर परेशान होना पड़ता है। कभी ये आज यहाँ पर इस विभाग ने भर्ती निकाली, आज इस विभाग ने भर्ती निकाली, इनका PT अलग, इनका PT अलग, तो फिर उनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पहली चीज़ ये। बाकी एक बार आपने PT क्लियर कर लिया तो वो 3 साल के एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। फिर एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि जो मान लो आज इन्होंने कई विभाग कह रहे हैं कि जो PT करवाएंगे इसी नंबर के बेस पर हम सीधे के सीधे हम इन्हें ज्वाइनिंग दे सकते हैं, लेकिन अभी तक इनके बारे में सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी। इस बात हो सकता है कमी आएगी, जरूरी नहीं है। कैसे? मान लो इसका काम तो भाई PT करवाना है, फिर मेंस इंटरव्यू वो तो बाकी वाले डिपार्टमेंटों की काम है, तो ये इनमें देरी हो जाएगी तो फिर हो सकता है पूरी भर्ती लेट हो जाए। दूसरी चीज़ कि इसमें 1000 अधिक केंद्रों पर सीट आयोजित की जाएगी। इसमें से मेनली टारगेटेड है 117 जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए एक परीक्षा केंद्र वहाँ पर होगा, ठीक है। फिर ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा, ठीक है। अलग अलग परीक्षा देने से उनकी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। और बाकी ये है जो कि इनको कई बार फीस भरनी पड़ती है, परीक्षा देने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की जो कि सारी प्रॉब्लम है इनका सॉल्यूशन के लिए इस प्रकार कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, ठीक है। फिर किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अपने राज्य के लोगों को 100% आरक्षण दिया है? 100% आरक्षण अपने राज्य के लोगों को, भाई कोई, तो इसका राइट आंसर क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो इसका मध्य प्रदेश सरकार ने है जो कि 100% आरक्षण दिया है। क्या ये लीगली सही है? क्या मतलब संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों के अकॉर्डिंग राइट है या नहीं? तो इसका मतलब अभी इनका ये तर्क है कि आर्टिकल 16, ये 5 चीज़ें, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इनका क्रम भी याद रखना है। देखो, एक धर्म, जाति, लिंग, जाति के वंश और जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार में किसी भी प्रकार के भेदभावों से नागरिकों की सुरक्षा करता है। लेकिन इसमें कुछ एक अपवाद ये है कि निवासियों के लिए रोजगार संरक्षित किया जा सकता है। 100% आरक्षण इसके तहत इन्होंने अभी दिया है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसने जारी किया? तो डिजिटल पेमेंट क्या है? डिजिटल मान लो ये पेटीएम, ठीक है, फोन पे, गूगल के ये इसके माध्यम से करो, उसका जो भी पेमेंट करते हैं उसका एक इंडेक्स बनाएंगे। कौन बनाएगा? RBI, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जो कि RBI क्या करेगी कि वो डाटा कलेक्ट करेगी कि भाई इस साल में, तो इस प्रकार जो RBI है कि डिजिटल भुगतान के लिए कितना पेमेंट पेटीएम के माध्यम से हुआ, किस प्रकार डिजिटल हुआ, नेफ्ट हुआ या IRTS हुआ, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है 1935 में इसकी स्थापना हुई, और ये जो है कि 1934 के एक्ट से बनी और 1935 से इसने काम करना शुरू किया। लेकिन जब ये काम करना शुरू किया था तो इसका तकरीबन शायद 8% या 2% के तकरीबन मतलब प्राइवेट शेयर थे, बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर सके थे। मतलब गवर्नमेंट जब ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट थी तब 8 या 2% उनके पास शेयर थे, बाकी उन्होंने जनता को दे रखे थे। लेकिन फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया और उसमें उसके बाद पूरी ऑथोराइज गवर्नमेंट ने उसका ले लिया। तो इस प्रकार जो 1934 के एक्ट से बनी और 1935 में इसकी काम करना शुरू किया। फिर नेक्स्ट वाले, किस मंत्री ने ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, मतलब जो भी ट्राइब्स है इंडिया की वो ऑन व्हील्स आ जाएगी, मतलब किसी एक उनको परिवहन की एक्सेस दी जाएगी, ठीक है, गाड़ी के माध्यम से। तो ये किस मंत्री ने हरी झंडी दे दी है? तो अर्जुन मुंडा है जो इन्होंने इसकी हरी झंडी दे दी है, ठीक है। ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, ठीक है, ये इस प्रकार देख लो आप, मतलब ये टेम्पू दे रखा है, टेम्पू के माध्यम से अपनी कुछ चीज़ों को सेल्स कर सकते हैं, तो उन्हें एक इस प्रकार की गाड़ी की परिवहन की व्यवस्था करवाई जाएगी, ठीक है। गो वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइबल, ठीक है। तो इनके लिए इस प्रकार की स्थापना की गई है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है जो कि थोड़े कुछ दूसरी स्लाइड की है, तो उसके बाद में हम इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले कि 19 अगस्त को प्रकाश पर्व मनाया गया, ये किस धर्म से संबंधित है? प्रकाश पर्व सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। तो इसका जो प्रकाश पर्व का रिलेशन है वो कि सिख धर्म से, ठीक है। तो प्रकाश पर्व क्यों मनाया जाता है कि
अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ठीक है, तो 1604 में है जो कि प्रथम प्रकाश पर्व उत्सव हरमंदिर साहिब जिसे हम गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से जाने जाते हैं, में गुरु ग्रंथ, ठीक है, मतलब हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के रूप में मनाया गया, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, तो ये सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये क्या है कि ये इनका एक धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, जिस प्रकार गीता बाइबल कुरान है, उसी प्रकार ये इनका गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, इसे आदि ग्रंथ के नाम में भी जाना जाता है। तो इस आदि ग्रंथ का पहला प्रतिपादन, ठीक है, तो ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे जो गुरु अर्जुन देव के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसको संकलित किया। इस पुस्तक को बनाने में इस गुरु ग्रंथ साहिब, इनके शाश्वत गुरु ग्रंथ की रचना में 6 सिख गुरुओं की अहम भूमिका रही है। कौन कौन से? गुरु नानक जी, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर द्वारा। ठीक है, लेकिन जो इनकी ऑफिशियल सबसे पहले आधिकारिक रूप से गुरु अर्जुन देव द्वारा अनुमोदित किया गया। ठीक है, गुरु अर्जुन देव द्वारा, ये यहाँ पर भी दे रखा है। और 1604 में इसका पहला संस्करण लॉन्च हुआ। ठीक है, और इस स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया गया था, जहाँ बाबा बुद्ध इस ग्रंथि की पाठक थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले स्ट्रीट विक्रेता रेहड़ी वालों के लिए अभी एक ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? स्वनिधि योजना, कोविड राहत योजना, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पीएम स्वनिधि योजना है। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए? रेहड़ी जो ठेला चलाते हैं या छोटी दुकानें, उनके लिए प्रधानमंत्री पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 10,000 का लोन प्रोवाइड करता है, फिर उन्हें वापस किस्तों के माध्यम से वापस पे करना पड़ता है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है। तो ये है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, 10,000 का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने लोगों को टारगेट करना है? 50 लाख से ज़्यादा, 50 लाख से में और भी ज़्यादा लोगों को इनको लोन प्रोवाइड कराना, 10,000 रुपये का। ठीक है, कोविड-19 के मद्देनजर, जो कोविड-19 के माध्यम से यदि इनकी आर्थिक हालत खराब हो गई तो वो इस लोन को एक्सेस कर सकते हैं। फिर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना का विरोध किया है? ठीक है, ये सतलज और यमुना रिवर के एक जो भी कैनाल बनाने जा रहे हैं, इनको जोड़कर फिर आगे पानी की प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, तो इस परियोजना का विरोध किसने किया है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका विरोध किया है जो कि पंजाब ने किया है। पंजाब कह रहा है, पंजाब का कहना है कि यदि इस प्रकार का हुआ तो पंजाब की आंतरिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये है जो कि सतलज नदी आ रही है और इधर से है जो कि यमुना नदी है। ठीक है, ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जा रही है। तो एक सतलज से कैनाल निकाल ली और एक यमुना से कैनाल निकाल लिया, फिर इनको जोड़ के आगे पानी प्रोवाइड करा दिया। तो पंजाब को ये डर है कि यदि, यहाँ आप डायग्राम देखिए कि यदि ये मान लो पानी इधर नदी जा रही है, यदि यहाँ से डाइवर्जेंस करवा दिया तो पंजाब में पानी ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि पंजाब के यहाँ से पानी और दूसरी तरफ प्रोवाइड कराएंगे तो हमारे यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, पंजाब की आंतरिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ये भी उल्लेखनीय है कि भारत के पंजाब राज्य की 425 किलोमीटर लंबी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से संबंधित है, मतलब आगे, मतलब इनका बॉर्डर टच होता है 425 किलोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति लागू की है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक का विनिर्माण करना है तो उनके लिए एक नीति लागू की है। वो किसने की है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर है जो कि उत्तर प्रदेश ने इसकी नीति जारी की। ठीक है, इसमें क्या होगा? 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बात यह है कि भारत में कुल मोबाइल जितने भी बनते हैं उनके 60% उत्तर प्रदेश में असेंबल होता है या मैन्युफैक्चर होता है, या फिर छोटी छोटी माइक्रो चिप्स का निर्माण किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया जाता है, वो 60% से अधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का निर्माण किया है। फिर नेक्स्ट वाले सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नया कार्यकारी निर्देशक किसे चुना है, मतलब नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको चुना है? तो जीपी गर्ग, दिलीप अस्पे, विनय सहाय या आरएम विशाखा? राइट आंसर है जीपी गर्ग। ठीक है, तो सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है, भारतीय सेबी एक्ट 1992 के प्रावधान के तहत हुई। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये क्या करता है कि स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार रिलेटेड जो भी, यदि उनके शेयर धारकों का मतलब उनके हितों को ध्यान रखना है, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, नई इन्फॉर्मेशन, ब्रोकरों को संभालना, इस प्रकार सेबी, ठीक है, सेबी इस प्रकार के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे इस पर काम करती है। फिर नेक्स्ट वाले, किसने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर,
मान लो कि कोई पेमेंट सिस्टम अपन जनरेट करते हैं, तो उनके जो उनको ऑपरेट कौन करता है, उनको पीछे से नियंत्रित कौन करता है। मैं एक उद्योग संघ को मान्यता देने के लिए मसौदा रूपरेखा जारी की है, किसने की है? तो भाई देखो, भुगतान प्रणाली किससे रिलेटेड होगी? तो आरबीआई इसको नियंत्रण करता है, ठीक है। तो इसमें आरबीआई ने क्या किया है कि जो भी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर करते हैं उनको एक उद्योग संघ बनाने का, ठीक है, जिस प्रकार के फिक्की और इस प्रकार के जो उद्योग संघ होते हैं, तो ये उद्योग संघ क्या होगा? स्वनियामक होगा, मतलब उनका इंटरनल मैकेनिज्म को भी जो नियंत्रित करना है वो उनके अंदर से भी अध्यक्ष बनेंगे और वो इनको संभालेंगे। ताकि क्या होगा, नियामक नीतियों के वक्तव्य में नियामक नीतियों को मैनेज कर सकेंगे, और जो भी भीतर अव्यावसायिक प्रथाओं के खिलाफ रक्षा करनी है उसके एक प्रहरी के, मतलब उसके एक गार्ड के तौर पर इसका काम करेगा और इनको संभालेगा, ठीक है। सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए विशेष रूप से उद्योग या पैसे के भीतर अव्यावसायिक प्रथाओं, ठीक है, के खिलाफ रक्षा करने के लिए प्रहरी के रूप में काम करेगा। फिर नेक्स्ट वाले, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने धन्वंतरी रथ के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता एमओयू साइन किया, ठीक है। समझौता क्या होता है? दो या दो पार्टियों के, दो या दो से अधिक सरकारों के बीच में, या फिर दो या दो से अधिक इंस्टीट्यूशंस के मध्य में इस प्रकार एक हस्ताक्षर किया जाता है। तो ये है जो कि हस्ताक्षर किया दिल्ली पुलिस ने इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस बार फ्रंट लाइन में कोविड-19 के दौरान पुलिस फ्रंट लाइन पर खड़ी थी, डॉक्टर्स, नर्सेज, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन मतलब आगे खड़े थे, तो उनके यदि उनके स्वास्थ्य को कोई खतरा ना हो, उनके स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस किया जाए, तो इसलिए धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई, ठीक है। ये मोबाइल इकाई क्या होती है? मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से जा सकने या कांटेक्ट करने के लिए मोबिलिटी, गति प्रदान करना होता है, ठीक है। तो इसने इन्होंने एआईआई के साथ में और दिल्ली पुलिस ने एक समझौता किया ताकि पुलिस के लिए इस प्रकार के, मतलब उनकी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके। फिर नेक्स्ट वाले, किस मंत्रालय ने ग्रामीण गरीब लोगों के समर्थन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ग्रामीण गरीब लोगों के समर्थन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का समझौता ज्ञापन किसने किया है? तो इसमें क्या है कि जनजातीय मंत्रालयों के उद्यम इसका राइट आंसर है, ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। तो इसमें क्या हुआ है कि भाई ग्रामीण गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अभिसरण प्रयास के लिए इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, ठीक है। एमओयू बारे में हमने अभी देखा था, ताकि इन जो राज्य है इनके ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका डेली इनकी इनकम एस्टैब्लिश हो सके, उसके लिए इन्होंने एमओयू साइन किया, ठीक है, जनजातीय मंत्रालयों के मामलों ने। किसके साथ में? केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्रालय के साथ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले, किस आईआईटी ने दीक्षक नाम से ई कक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? आईआईटी दीक्षक, ठीक है। तो दीक्षक है जो कि आईआईटी खड़गपुर के बारे में आज हमने 2 या 3 नंबर का सवाल भी डिस्कस किया था, वो आप वापस मेमोराइज करिए। तो इसका राइट आंसर है जो कि आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया? दीक्षक नाम का ई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इसके माध्यम से क्या होगा? एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। और साथ में ई कक्षा सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है जो कि कोविड-19 लॉकडाउन और सामाजिक गड़बड़ी के साथ दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थान इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्थानांतरित हो गए ताकि उनको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए मीटिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लोकप्रिय से उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर इनके अक्सर सुरक्षा मुद्दों के संबंध में भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक कक्षा को परिचालन आवश्यकता जो एक कॉर्पोरेट बैठक से भी काफ़ी अलग मानी जाती है। तो ये है जो कि भाई जो भी शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको भी ये हेल्प किया जाएगा इसके माध्यम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है कि विश्व बुक रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व बुक रिकॉर्ड है, उसके लंदन द्वारा एक ई प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? प्रकाश मनोहर गायकवाड़, कपिल शर्मा, संतोष शुक्ला या गणेश विलास लेंगारे? तो इसका राइट आंसर है जो कि गणेश विलास लेंगारे। इन्होंने क्या किया था कि कोविड-19 के दौरान गरीब लोगों की मदद करने के लिए किया था, तो उस इन लोगों की हेल्प करने के लिए उन्हें एक ई प्रशस्ति पत्र प्रमाणन से सम्मानित किया। किसने? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा, ठीक है। तो इन्हें इस प्रकार की इन्होंने लोगों की हेल्प की है, इसलिए उन्हें ई प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो अभ्यास के लिए ये 2 प्रश्न दिए, आप इन्हें देखिए, इनका उत्तर है जो कि मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। क्या क्या प्रश्न है? रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने ऑनलाइन फार्मेसी का 100% प्रत्यक्ष स्वामित्व खरीदा है। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। और किस खेल संघ ने पूरे भारत में स्काउट कार्यशाला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको ये दोनों प्रश्न है, इसका सबसे पहले कल डिस्कस करेंगे, तब आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा।
बाकी यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, कई आपकी जिज्ञासाएं भी संतुष्ट हुई होगी, आपको कुछ नए जानने की भूख पैदा होगी। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपका ज़रूर सॉल्यूशन करूँगा। विजडेक्स प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।